किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। प्रमाणित बीजों का वितरण, बाराबंकी में बनाए जाएंगे पॉली ग्रीन हाउस। प्रदेश में पान उत्पादन प्रोत्साहन योजना, कृषक हेल्पलाइन पर विशेषज्ञों से निशुल्क सलाह प्राप्त करें किसान, और ड्रोन से सुधरेगी खेती की हालत। और अब कृषि समाचार विस्तार से। प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को इस बार 50,87,000 क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किए गए हैं। अगले वर्ष के लिए 63,10,000 क्विंटल प्रमाणित बीजों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विभाग के अनुसार किसानों को प्रमाणित बीजों की खरीद पर 81 करोड़ रुपए के अनुदान की व्यवस्था है। संकर बीजों पर 50 करोड़ रुपए अनुदान की व्यवस्था की गई है। राज्य औद्यानिक मिशन के तहत बाराबंकी जिले में 4 पॉली ग्रीन हाउस बनाए जाएंगे। इसके लिए किसानों को 50% अनुदान दिया जाएगा। ग्रीन हाउस में फसलों की सिंचाई की सुविधा तथा उचित तापमान उपलब्ध कराने के लिए स्प्रिंकलर, फायर तथा अन्य उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। पॉली ग्रीन हाउस में किसान बिना सीजन वाली सब्जियों तथा फूलों की खेती कर सकेंगे। राज्य में पान की खेती करने वाले किसानों को नवीनतम तकनीक की जानकारी उपलब्ध कराए जाने के साथ साथ उन्हें प्रशिक्षण देने की भी योजना बनाई गई है। यह जानकारी प्रदेश के उद्यान तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निदेशक SP जोशी ने दी। उन्होंने बताया कि महुआ में पान अनुसंधान केंद्र को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसमें पान किसानों को उत्पादन की नवीनतम जानकारी देने के साथ साथ बरीजा निर्माण की तकनीक, रोग तथा कीटों से बचाव, सिंचाई, तुड़ाई, पैकिंग और ग्रेडिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किसान कृषक हेल्पलाइनों पर मुफ्त फोन करके कृषि और उससे संबंधित समस्याओं पर विशेषज्ञों की सलाह प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के द्वारा किसानों के हित में संचालित की जा रही है। कानपुर में 1 से 3 बजे तक फोन नंबर 0512-255-5444 एवं 0512-2555-6666 पर, और इलाहाबाद में प्रातः 10 से 3 बजे के बीच फोन नंबर 1800-180-5309 और 0532-2684-291 पर कॉल करके किसान कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा अन्य संबंधित समस्याओं पर विशेषज्ञों की सलाह घर बैठे पा सकते हैं। घर में लगे पौधों को तो आप ध्यान रख लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े खेतों में इन पर नजर रखना मुश्किल होता है। लेकिन आपके लिए ये काम ड्रोन करेंगे। ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर अपनी फसलों को आधुनिक तकनीक के जरिए बीमारी से बचा सकते हैं। राज्य योजना बोर्ड द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेने आए विशेषज्ञों ने केरल में कृषि उत्पादन में सुधार करने के लिए ड्रोन और वायरलेस सेंसर नेटवर्क के उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों और निजी एजेंसियों के वैज्ञानिकों ने उन्नत सेंसर और इमेजिंग क्षमताओं के साथ ड्रोन द्वारा फसल स्वास्थ्य, मिट्टी की विशेषताओं, मौसम संबंधी मापदंडों और फसलों की विकास आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही नए व सस्ते तरीके खेती में इस्तेमाल करने की पेशकश भी की। आगामी 22 मार्च को कार्यक्रम मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों और उनसे जुड़ी समस्याओं पर अपनी बात रखेंगे। सुबह 11 बजे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम को किसान भाई अवश्य सुनें। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते की जाने वाली कृषि गतिविधियों की। वर्षा के पानी का समुचित उपयोग करते हुए खाली खेतों में गन्ने की रोपाई करें। इस समय उन्नत किस्में करनाल 1, करनाल 2, करनाल 3, करनाल 4, करनाल 5, करनाल 6 आदि की बुवाई करें। फ्रेंच बीन गर्मी के मौसम वाली मूली इत्यादि की सीधी बुवाई हेतु वर्तमान तापमान अनुकूल है। बुवाई जब पर्याप्त नमी हो तभी करें। किसान उन्नत बीजों को किसी प्रमाणित स्रोत से ही प्राप्त करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाई टमाटर, मिर्च, कद्दू वर्गीय सब्जियों के तैयार पौधों की रोपाई इस सप्ताह कर सकते हैं। रोपाई से पूर्व खेतों में पर्याप्त नमी का ध्यान रखें।
इस मौसम में प्याज की समय से बोई गई फसल की पर्पल ब्लॉच की निगरानी करते रहें। रोग के लक्षण पाए जाने पर डाइथेन M45 को 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करें। चने की फसल में फल छेदक कीट की निगरानी हेतु फेरोमोन प्रपंच को 2 से 3 प्रपंच प्रति एकड़ की दर से लगाएं। टमाटर के फलों को फली छेदक कीट से बचाव हेतु खेत में पक्षी बसेरा लगाएं। कीट से नष्ट फलों को इकट्ठा कर जमीन में दबा दें। साथ ही फल छेदक कीट की निगरानी हेतु फेरोमोन प्रपंच को 2 से 3 प्रपंच प्रति एकड़ की दर से लगाएं। बैगन की फसल को प्रारोहों और फल छेदक कीट से बचाव हेतु ग्रसित फलों तथा प्रोरहों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें। यदि कीट संख्या अधिक हो तो स्पिनोसैड 48 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 4 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इस मौसम में गेंदे में पुष्प सड़न रोग के आक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, अतः किसान भाई फसल की निगरानी करते रहें। यदि लक्षण दिखाई दें तो बोविस्टिन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। किसान भाई इस समय खाली खेतों में मूंग और उड़द की फसलों की उन्नत बीजों की बुवाई शुरू करें। मूंग की उन्नत प्रजातियां हैं पूसा विशाल, पूसा बैसाखी, PDM 11, SML 32। उड़द की उन्नत प्रजातियां हैं पंत उड़द 19, पंत उड़द 30, पंत उड़द 35, PDU 1। बुवाई से पूर्व बीजों को फसल विशेष राइजोबियम तथा फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया से अवश्य उपचार करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी ले लेते हैं औसत मंडी भावों की। प्रदेश के विभिन्न मंडियों में धान का भाव इस प्रकार रहा। लखनऊ 1360 रुपए, शाहजहांपुर 1350 रुपए, रायबरेली 1365 रुपए, हरदोई 1390 रुपए और गोंडा 1315 रुपए प्रति क्विंटल। चावल लखनऊ 2140 रुपए, शाहजहांपुर 2045 रुपए, रायबरेली 2010 रुपए, हरदोई 2190 रुपए और गोंडा 2010 रुपए प्रति क्विंटल। गेहूं लखनऊ 1625 रुपए, शाहजहांपुर 1555 रुपए, रायबरेली 1450 रुपए, हरदोई 1540 रुपए और गोंडा 1500 रुपए प्रति क्विंटल। मसूर लखनऊ 5850 रुपए, शाहजहांपुर 5400 रुपए, हरदोई 5400 रुपए और गोंडा 5980 रुपए प्रति क्विंटल। गुड़ रायबरेली 2830 रुपए, हरदोई 2470 रुपए और गोंडा 3085 रुपए प्रति क्विंटल। आलू का भाव विभिन्न मंडियों में प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ 630 रुपए, शाहजहांपुर 410 रुपए, रायबरेली 525 रुपए, हरदोई 570 रुपए और गोंडा 625 रुपए प्रति क्विंटल। टमाटर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ 1400 रुपए, शाहजहांपुर 1190 रुपए, रायबरेली 1400 रुपए, हरदोई 1640 रुपए और गोंडा 1115 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ 1800 रुपए, शाहजहांपुर 1400 रुपए, रायबरेली 1700 रुपए, हरदोई 1850 रुपए और गोंडा 1700 रुपए प्रति क्विंटल। बैगन का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ 1550 रुपए, शाहजहांपुर 1000 रुपए और गोंडा 1100 रुपए प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई जानकारियां। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन में, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, जब आप भिंडी की खेती करते हैं तो उस समय आपको सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि सिंचाई सही समय पे करें और जो उर्वरक प्रबंधन सही समय पे करें। साथ ही साथ जो रोग और कीट से बचाव की बात होती है, क्योंकि रोग कीट ऐसी चीजें हैं कि जब लग जाती हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है उनको बचाना, अगर बाद में पता चला। इसलिए जरूरी है कि हम प्रारंभ से ही ऐसी व्यवस्थाएं करके रखें ताकि हमारी जो फसल उत्पादन है उस पर कोई असर ना पड़े। आज के अंक में इसी विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे कि रोग और कीट से कैसे बचाव करें, और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से सह प्राध्यापक डॉक्टर वेद रत्न जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं अपने किसान भाइयों की तरफ से कि जो भिंडी में जो प्रमुख रोग और कीट हैं वो कौन कौन से ऐसे जो लगते हैं। सुनील भैया, ऐसा है कि भिंडी की जो फसल है ये खेतों में हमारे किसान भाइयों के पास में लगभग 3 अवस्थाओं में है। एक अवस्था तो ऐसी है कि जिसमें फसल की तुड़ाई समय हो रही है, दूसरी है कि जिसकी उन्होंने बुआई कर दिया है वो उसमें फल लगने वाले हैं, और तीसरी ऐसी है कि जो विलम्ब से कुछ किसान भाई होते हैं उनके बोने वाले हैं। तो ये तो फसल की अवस्थाएं हो गई खेतों में। जहाँ तक इसमें लगने वाले कीट और रोग की बात है तो इसमें 2-3 कीड़े हैं और 2-3 रोग ऐसे हैं कि अगर वो लग जाते हैं, समय पर उनका प्रबंधन न किया जाए तो निश्चित रूप से उसमें उत्पादन कम ही नहीं मिलता है, बल्कि जो मिलता है वो उच्च गुणवत्ता का नहीं मिलता है। जहाँ तक इसमें कीड़ों की बात है तो इसमें 2-3 कीड़े लगते हैं। एक तो है इसमें तना एवं फल जो है वेदक होता है, दूसरा होता है फुदका जिसको जैसिड कहते हैं, और तीसरी जो है इसमें
उसमें व्हाइट फ्लाई लगती है, इसकी वजह से भी कीड़े लगते हैं। जहाँ तक रोगों की बात है तो इसमें 2-3 रोग भी प्रमुख रूप से लगते हैं, उनका भी प्रबंधन आवश्यक होता है समय से और उचित तरीके से। उसमें पहला रोग है, एक तो उकठा नामक बीमारी लगती है भिंडी में, दूसरा है एक सरकोस्पोरा पत्रदाग बोलते हैं, तो ये बीमारी लग जाती है। और तीसरा रोग जो कि किसान भाई भी हमारे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पत्तियां पीली पीली पड़ जाती हैं, जिसको हम येलो मोजेक यानी पीला मोजेक रोग भी कहते हैं, तो ये बीमारियां इसमें लगती हैं। प्रमुख ये बीमारियां और कीट लगते हैं। सबसे पहले बीमारी की बात करेंगे, रोग की बात करेंगे डॉक्टर साहब, कि अगर जो रोग लगते हैं उनकी कैसे किसान भाई पहचान करें और कैसे उनका नियंत्रण करें। सुनील भैया, ऐसा है कि जहाँ तक रोगों की बात मैंने अभी उनका नाम बताया, तो पहली बीमारी मैंने जैसे अभी उकठा बताया था, तो उकठा एक बहुत ही प्रमुख बीमारी है और ये बीमारी बीज के जमाव से लेकर के और फसल की जब तक बड़ी होती है, उसकी जो वानस्पतिक विकास होता है उस बीच में कहीं भी लग सकती है। इस बीमारी को खेत में पहचानने के लिए हमारे किसान भाई अगर फसल में उसमें लगता है तो जो पौधे का सबसे ऊपरी भाग होता है, ऊपर पत्तियां होती हैं, वो धीरे धीरे पीली पड़ने लगती हैं, मुरझा जाती हैं और बाद में सूख जाती हैं। और ये प्रक्रिया ऊपर से शुरू होकर के टहनियों में धीरे धीरे फिर जो मुख्य तना है वहां तक फैल जाती है और पूरा पौधा पीला पड़ करके सूख जाता है। खेत में किसान भाई इसकी अगर सही पहचान करना चाहें कि वाकई जो है ये उकठा बीमारी है या किसी और वजह से सूखा है, तो इसके लिए जिस पौधे में इस तरह के लक्षण दिखाई दें, अगर उसको जड़ सहित बाहर निकाल लें और उसके जमीन के सतह पर जहां से जड़ शुरू होती है वहां से अगर लंबाई में बीचों बीच में फाड़ कर देखें तो उसमें जो है गहरे भूरे रंग की लाइन दिखाई पड़ती है। और ये इसलिए होती है कि वहां पर फफूंद जो है जमा हो जाती है, जिसकी वजह से भोजन जो है जो ऊपर नहीं जा पाता जो तत्व होता है और भोजन नहीं पहुंच पाता और पौधे सूख जाते हैं। तो खेत में इसकी ये पहचान है। तो इसकी जहां तक रोकथाम की बात है भैया, इसके लिए किसान भाई क्या करें कि पहले तो जो उच्च गुणवत्ता की जो प्रजातियां हैं उनका चयन करें। दूसरा जो है बुआई के पहले बीज को शोधित अवश्य कर लें। इसके लिए थीरम नाम की एक दवा आती है, उसकी 1 ग्राम मात्रा ले लें और 2 ग्राम कार्बेंडाजिम आती है, दोनों को मिलाकर के 2.5 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर लें। या 1 ग्राम कार्बेंडाजिम ले लें और 3 से 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर आता है जो जैविक फफूंदनाशी है, इसको मिला करके प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर लें। इस बुआई करेंगे तो जो प्रारंभिक अवस्था में ये रोग लगता है उससे अपनी फसल को बचा लेंगे। यानी जो किसान भाई इस समय लगाने जा रहे हैं भिंडी की जी खेती वो करें, वो ज्यादा ध्यान रखें क्योंकि अभी जरूरी है जी। और दूसरा ये है कि फसल चक्र 2 से 3 साल का फसल चक्र अपनाएं, जिससे कि उस खेत में जो इसके बीमारी के कीड़े हैं या उसके जो अणु हैं वो जो है खत्म हो जाएंगे। सुनील भैया, दूसरी हमने बीमारी बताया था कि जिसको बोलते हैं कि सरकोस्पोरा लीफ स्पॉट या सरकोस्पोरा पत्रदाग बोलते हैं। ये बीमारी जब फसल हमारी अपने मतलब 1.5-2 महीने खो जाती है, उस समय इसके लक्षण छोटे छोटे कत्थई रंग के कोड़िए धब्बे के रूप में पत्तियों के ऊपर बिखरे हुए दिखाई पड़ते हैं। और ये धब्बे बहुत सारे होते हैं। अगर इन पत्तियों को थोड़ा सा सूर्य की रोशनी की तरफ घुमा करके देखा जाए तो इनका रंग हल्का जो है बैगनी रंग का भी दिखाई देता है। तो इसको जो है कोड़िए होते हैं, ये तिकोने आकार के होते हैं। तो ऐसा लक्षण अगर दिखाई पड़ता है तो उसके लिए इसमें अच्छा होगा कि जैसा कि अभी हमने जो ट्राइकोडर्मा की बात किया था उसी तरह से इसके लिए भी खेत में मिलाया जाए। और खड़ी फसल में अगर इसके लक्षण दिखाई देते हैं तो कापर ऑक्सीक्लोराइड इसकी 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना लें और उसका अगर 8 से 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करें तो जो सरकोस्पोरा पर्णधब्बा रोग है या पर्णदाग रोग है, इससे अपनी फसल को बचा सकते हैं। भैया, जहां तक बीमारी की बात है, अभी हमने आपको बताया था कि इसमें पीला चितबर्ण रोग भी लगता है, जिसको हम येलो वेन मोजेक भी बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो पत्तियां होती, चूंकि भिंडी की ऐसी फसल है, इसमें पानी काफी हमारे किसान भाई लगाते हैं, नमी खेत में बराबर बनी रहती है। और बरसात के दिनों में तो चूंकि बरसात होती है, मौसम में नमी ज्यादा होती है तो रोग ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन सिंचाई अधिक होने के कारण जो जायद की जो फसल है इसमें भी ये बीमारी लग जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं उनमें सिराओं को छोड़ करके जो बीज का हिस्सा होता है उसमें पीले रंग के पहले छोटे छोटे धब्बे बनते हैं और फिर धीरे धीरे धब्बे बड़े होकर के पूरी पत्ती को पीला कर देते हैं। नसें जो हैं वो हरी बनी रहती हैं। लेकिन जब रोग और तीव्र अवस्था में आता है तो पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है, पूरा पौधा इस तरह से पीला पड़ जाता है और प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, भोजन नहीं होता है बनता है, जिसका सीधा प्रभाव जो फल बनने की प्रक्रिया है या उत्पादन पर जो सीधा प्रभाव पड़ता है।
तो भैया इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई क्या करें कि इसमें पहला तो एक सुरक्षात्मक छिड़काव करना किसी कीटनाशी का जरूरी होता है। इसलिए जब फसल बुआई के 20 से 25 दिन की हो जाए, 25 दिन के आसपास, तो उसमें एक सुरक्षात्मक छिड़काव करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यह जो बीमारी है ये वायरस से होती है और वायरस खुद जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। इसके लिए कैरियर की जरूरत पड़ती है जो इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, और उसके लिए इसको सफेद मक्खी एक है जो पहुंचाती है। तो अगर जो हमारी फसल है जब वो लगभग 25 दिन की हो जाए, उसमें एक सुरक्षात्मक छिड़काव, चाहे मैलाथियान एक कीटनाशी आता है, इसकी 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर घोल बना लें और एक सुरक्षात्मक छिड़काव कर दें तो इस बीमारी के लगने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन अगर ये बीमारी बाद में भी आती है तो चाहे इसी मैलाथियान की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से, या एक और कीटनाशी है जो कि अच्छा है जिसको इमिडाक्लोप्रिड कहते हैं, इमिडाक्लोप्रिड, इसकी जो है आधी मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना लें और जितना एरिया हो उस हिसाब से आवश्यकता अनुसार घोल बना करके अगर 8 से 10 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव कर दें, 3 छिड़काव कर दें, 2 से 3 छिड़काव, तो जो है ये जो येलो वेन मोज़ेक बीमारी है इससे भी अपनी फसल को बचा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर डॉक्टर साहब बात ये ध्यान में रखनी चाहिए हम सभी किसान भाइयों की, क्योंकि लगातार खेत का निरीक्षण करते रहें और हर समय पर जो है वो अगर जहां भी रोग हमें लक्षण दिखाई दे उसे तुरंत पहचान कर उसका इलाज करें और साथ साथ कीटों का नियंत्रण समय समय पर करते हैं ताकि जो उत्पादन है उस पर बिल्कुल भी असर ना पड़े। तो इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। खेती की जानकारी के बाद अब प्रस्तुत है मौसम समाचार। मौसम में पिछले दिनों प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर बादल छाए रहे। बुधवार से अचानक बदलाव के चलते दिन और रात के समय ठंड रही। इस दौरान मौसम में पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम औसत तापमान लगभग 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तथा न्यूनतम औसत तापमान लगभग 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान हवा की औसत गति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जो भिन्न भिन्न दिशाओं से चलती रही। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह तेज धूप रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में अधिकतम औसत तापमान लगभग 31 से 33 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान सभी अंचलों में औसत रूप से 16 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। इस दौरान हवाएं औसतन 9 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। और अब बात करते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए कुछ सामयिक कार्यों के बारे में। शुष्क मौसम की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूप से पके तोरिया या सरसों की फसल की अतिशीघ्र कटाई करें। 75 से 80% फली का रंग भूरा होना ही फसल के पकने के लक्षण हैं। फलियों के अधिक पकने की स्थिति में दाने झड़ने की संभावना होती है। अधिक समय तक कटी फसलों को सूखने के लिए खेत पर रखने से चितकबरा बग से नुकसान होता है, इसलिए जल्द से जल्द गहाई कर लें व गहाई के बाद फसल अवशेषों को नष्ट कर दें। इससे कीट की संख्या को कम करने में मदद मिलती है। वर्तमान मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाई सभी सब्जियों तथा सरसों की फसल में चेपा के आक्रमण की निगरानी करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की फसल में रोगों विशेषकर रतुआ की निगरानी करते रहें। काला, भूरा अथवा पीला रतुआ आने पर फसल में डाइथेन M45 का छिड़काव करें। पीला रतुआ के लिए 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त है। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान से ऊपर रोग का फैलाव नहीं होता। भूरा रतुआ के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ नमी युक्त जलवायु आवश्यक है। काला रतुआ के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान और नमी रहित जलवायु आवश्यक है। इस तापमान में मक्का व शंकर लोबिया की बुवाई की जा सकती है। बेबी कॉर्न की HM4 की बुवाई कर सकते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि गेंदे की तैयार पौध की रोपाई करें तथा ग्रीष्म ऋतु के लिए पौधे तैयार करें। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।